Assalamu alaikum. Today I am here with a new video of microeconomics. हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाई, हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहे प्यूगल की बुक से। अब हम आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर और उसके मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए फ्रॉम के लिए प्रोडक्शन फंक्शन की बात आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब दो साइड्स की बात आती है तो एक बात आती है कंज्यूमर साइड की और एक बात आती है प्रोड्यूसर साइड की। कंज्यूमर साइड की जो बात आती है वो हमारी रेंज करती है मार्जिनल यूटिलिटी, द कंज्यूमर टेस्ट एंड द बिहेवियर, द डिमांड ऑफ द गुड्स बाय कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर पार्ट की होती हैं, जिसमें यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह वगैरह आते हैं। लेकिन जब हम प्रोड्यूसर की साइड पर बात करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, इलास्टिसिटीज़ खैर कंज्यूमर में भी होती हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शंस हो गए, आपकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गई, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन हो गई, ये सब कुछ आपका जो है वो प्रोड्यूसर साइड के ऊपर आता है रादर देन बीइंग ऑन कंज्यूमर साइड। तो प्रोडक्शन फंक्शन जब प्रोड्यूसर के साइड पे आता है तो सबसे पहला प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करूं। अच्छा, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसके पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना लाजमी है। भाई दो किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक कहलाता है आपका रॉ मटेरियल और एक कहलाता है आपका इनपुट्स। कह रहे हैं आप बल्कि ना कि इनपुट्स होने चाहिए। तो इनपुट्स में दो किस्म के इनपुट्स होते हैं, एक कहलाता है आपका रॉ मटेरियल और एक कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, रॉ मटेरियल का मकसद ये होता है कि लाजमी सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए। आप कोई चीज़ लेट सपोज गिलास बनाने जा रहे हैं, आपको प्लास्टिक चाहिए। आप शीशे का बनाने जा रहे हैं, आपको कांच चाहिए, क्योंकि आप शक्ल तो दे देंगे उसको कांच गिलास की, लेकिन वो कांच कहाँ से आएगा, वो रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से आप कोई मशीन बनाने जा रहे हैं तो आपको स्टील की ज़रूरत है। तो ये कहलाते हैं आपके वो रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल का मकसद ये होता है कि दोज विच ट्रांसफॉर्म देयर शेप एंड देन आप कहते हैं कि उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी शक्ल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और प्रोडक्शन की जो आउटपुट है उसकी शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, तो रॉ मटेरियल की जो मैं बात आपको बता रहा था कि द वन दैट टाइप ऑफ इनपुट विच ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होगा वो अपनी शक्ल को तब्दील करके उस ग्लास में तब्दील हो जाएगा, जबकि ऐसे इनपुट्स जो अपनी शक्ल को तब्दील ना करें लेकिन उसकी मदद से कोई चीज़ बन रही तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी कहलाते हैं। अच्छा, वो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, अभी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि लेबर को और लैंड को एक जगह पे ले लेते हैं और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को एक जगह पे ले लेते हैं। तो हम जो दो मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं इस वक्त, वो लेबर और कैपिटल की बात करते हैं थ्रू आउट दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दीज माइक्रो इकोनॉमिक कोर्सेज जो कि इंटरमीडिएट कोर्सेज होते हैं। और मोस्टली आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही डेफिनेशन लेके चलते हैं, एक कैपिटल होता है और एक लेबर होता है, जबकि इन टोटल 4 होते हैं जो कि आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये वो कैपिटल होते हैं जो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। मशीन जो लगी है वो कैपिटल है, वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर रहा लेकिन वो इनपुट आउटपुट को बनाने में काम आ रहा है। लेबर वर्कर्स यानी वो भी अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रहे, ज़मीन भी अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रही और जो मैनेज कर रहा है वो भी अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रहा। ये सारे अपनी अपनी जगहों पर हैं, पर अपनी अपनी सर्विसेज देने की वजह से ये आउटपुट को बनाने में काम आते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि प्रोड्यूसर सबसे पहले सोचता है कि यार अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है तो रॉ मटेरियल के साथ साथ मैं टेक्नोलॉजिकल तरीके से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाऊं जिससे मैं मैक्सिमम आउटपुट बना सकूं। तो वो जो मैक्सिमम आउटपुट का सोचता है और वो जो टेक्नोलॉजीज़ लगाते हैं, वो दोनों टेक्नोलॉजीज़ या जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तो अब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है?
तो देखिए लैंड और एंटरप्रेन्योर के बजाय लेबर और कैपिटल की जब बात आती है तो क्या वो अपनी चीज़ों को मजदूरों से, वर्कर्स से बनवाना चाह रहा है या कुछ ऐसे रोबोट से मशीन लगवाना चाह रहा है कि जो कैपिटल इंटेंसिव हो, यानी कैपिटल ज़्यादा लगे और लेबर कम लगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहा है, जो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहा है जहाँ कैपिटल भले ही कम हो लेकिन लेबर ज़्यादा हो। तो बेसिकली फिर वो एक फंक्शन बनाता है, वो फंक्शन कहलाता है क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, दोनों की कुछ क्वांटिटीज लगाकर बनाएगा क्या, आउटपुट। अच्छा, Q इक्वल्स टू का मकसद ये है और ये फंक्शन का मकसद ये होगा कि दोनों चीज़ें इसमें लग रही होंगी, लेबर और कैपिटल, और क्वांटिटी बन रही होगी। अच्छा, इक्वल्स टू का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट है जो कि इन लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी को लगा के प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो फंक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, वो फंक्शन आपका ये भी हो सकता है Q इक्वल्स टू 2K प्लस 5L, वो यूँ भी हो सकता है कि इक्वल्स टू KL स्क्वायर, वो ये भी हो सकता है कि 2KL, कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का फंक्शन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो बंदा जिस तरीके से चाह रहा है और किस तरीके से उसका लेबर की क्या प्रोडक्टिविटी है और उसकी कैपिटल की क्या प्रोडक्टिविटी है, उसकी बेस के ऊपर ये फंक्शन बनता है। तो हम इन जनरल एक फंक्शन की शक्ल देते हैं, हम इक्वेशंस अभी नहीं बनाते। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो आपके सामने है कि ये फंक्शन है। अच्छा, अब चूंकि बात आती है दो किस्म की चीज़ों की, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अच्छा, शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक आउटपुट, एक इनपुट आपका फिक्स होता है और दूसरा इनपुट आपका जो है वो वेरी कर रहा होता है। अच्छा, इसको काफ़ी सारी बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है कि सिंगल इनपुट से जो प्रोडक्शन हो रही हो उसकी बात करी जाती है, प्रोडक्शन विथ सिंगल इनपुट। तो प्रोडक्शन विथ सिंगल इनपुट भी आपका शॉर्ट रन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो इनपुट्स हैं और इनमें से एक फिक्स रख दिया गया और एक के ऊपर बेस किया जा रहा है पूरा फंक्शन, तो उस प्रोडक्शन में सिंगल इनपुट ही कहलाएगा। अच्छा, यूजुअली शॉर्ट रन में आप मशीन की तादाद को बढ़ाया कम नहीं करते, आप लेबर को कम या ज़्यादा करते हो। तो खैर, आप किसी भी एक चीज़ को अगर फिक्स रखो, दूसरी चीज़ को वेरी करो, तो वो आपका शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है जो लिखा हुआ है। तो अगर, क्योंकि मेरे हिसाब से और बाकी भी बुक्स में यही है, कहते हैं कि यूजुअली कैपिटल शॉर्ट रन में फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म में जाके कैपिटल चेंज होता है, और लेबर आप शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते हो। तो कैपिटल को हम फिक्स कर देंगे, इसके बाद बार लगा देंगे। अच्छा, कैपिटल फिक्स होने का मकसद ये है कि गिवन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, लेट सपोज कैपिटल दिया हुआ है आपको 50, यानी 50 कैपिटल है जो लाजमन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको लेबर लगाना है, लेबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते जाना है। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वैसे ही आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती जाएगी या क्वांटिटी आपकी चेंज होती जाएगी। तो ये कहलाता है शॉर्ट रन। अच्छा, और अगर मैं बार हटा दूं और बोलूं दोनों ही हर पीरियड के अंदर जो चेंज होंगे, यानी कैपिटल भी चेंज हो रहा है, लेबर भी चेंज हो रहा है, तो वो कहलाता है लॉन्ग रन। और बहुत सारी बुक्स में वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 इनपुट्स। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की मैंने आपको बात बता दी। अच्छा देखिए, बिल्कुल यही सिनेरियो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन बना हुआ है इसका है कि कैपिटल लेट सपोज फिक्स कर दिया है और खाली अब क्या फंक्शन बच गया है, Q इज अ फंक्शन ऑफ L। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है, यानी लेबर जितना कम या ज़्यादा होगा क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि कैपिटल तो आपको फिक्स दे दिया 50, इससे ना बढ़ेगा ना कम हो, बढ़ेगा अगर, और अगर या कम होगा तो फिर तो प्रोडक्शन फंक्शन ही आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, आपके लेबर को वेरी करने से आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ L1 L2 L3 और L4, और ये क्वांटिटीज भी आपके Q1 Q2 Q3 और Q4। जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। अच्छा, अब इसकी भी हम आगे बात करेंगे कि क्या ऐसा होता है कि हमेशा ही क्वांटिटी बढ़ती रहती है, और क्या पैटर्न क्या होता है उस क्वांटिटी के बढ़ने का या गिरने का, या क्या होता है, क्या वो हम अभी नेक्स्ट इस ग्राफ में डिफाइन करूंगा मैं आपको। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ जो मेन है, जो मैंने आपको इधर बताया कि लेबर, अब अगर कैपिटल फिक्स कर दिया, इट मीन्स कि लेबर की जो भी आप क्वांटिटी लगाओगे उस गिवन कैपिटल और उस लेबर की क्वांटिटी, यानी गिवन कैपिटल 50 और लेबर की क्वांटिटी लेट सपोज 20 है, तो आप मैक्सिमम ये पॉइंट अटेन कर सकते हो Q1। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, इट मीन्स
बियॉन्ड कौन सा पॉइंट होंगे, ये सारा रीजन आपका, ये सब रीजन इस ग्राफ से ऊपर वाला आपका बियॉन्ड है इस पॉइंट के लिए L1 के लिए। यानी अगर मैं कहूँ तो ये पॉइंट के अलावा जो भी एरिया है आपका, ये वाला सारा एरिया, ये सब आपके लिए जो है वो कह लें कि फायदेमंद नहीं है, या आप ये कह लें, कहते हैं फायदेमंद कह रहा हूँ, सॉरी, आप इधर रीच ही नहीं कर सकते, इट्स बियॉन्ड योर रीच। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन ये कहता है कि अपने लेबर को फुल्ली यूटिलाइज करके आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब फुल्ली यूटिलाइज करके आप इतनी कर सकते हो तो इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो ये कहलाता है बियॉन्ड योर रीच, ठीक है, बियॉन्ड योर रीच। अच्छा, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पर आ जाते हो, ये इतना अटेन कर लेते हो इस लेबर को लगाकर, तो ये आपका पॉइंट कहलाता है दैट यू आर टेक्निकली एफिशिएंट। यानी आप जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्निकली एफिशिएंट है। और अगर इससे नीचे आपका पॉइंट, लेट सपोज आपको लेबर 1 पे आप मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, बट आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग टेक्निकली इनएफिशिएंट। यानी आप कह सकते हैं कि ये कहलाएगा कि दिस इज योर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। ये टेक्निकलिटी की बातें आ गई। अब हम आएंगे उस जगह के ऊपर कि जहाँ यही सारा प्रोडक्शन Q=FL लेके हम आए हैं अब ऐसी जगह के ऊपर कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अब असल में क्या होता है। यानी असल में क्या आप लेबर लगाते चले जाएं विद द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो क्या क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। अब बढ़ने का पैटर्न क्या होता है, मतलब क्या ऐसा होता है कि अगर मैं एक लेबर लगाऊं तो 10 हो गई, दूसरा लगाया तो 20 हो गई, तीसरा लगाया तो 30 हो गई, फिर चौथा 40 हो गई, या क्या होता गया। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। जो इसका कर्व नजर आ रहा है आप लोगों को ना, वो कर्व थोड़ा इस तरीके से है कि इनिशियली इट्स इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट का मकसद क्या होता है कि अगर तो आप मैथ्स की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आता है और उसका सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आता है, लेकिन ये हम बात अभी करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट का मकसद ये है कि एक तो लेबर बढ़ रहा है, और लेबर के बढ़ने के साथ हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के आपको पिछले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है या पिछले से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैंने पहले 10, जैसे इसका मकसद ये हुआ कि अगर आपने 10 लेबर लगाया और आपको 50 प्रोडक्शन मिली, तो जब आप 20 लगा रहे हैं तो आपको मजीद 50 और 100 हो जानी चाहिए, नहीं, बल्कि आप जब 20 लगा रहे हैं तो लेट्स सपोज आपको 120 मिल रही है, यानी आपको 70 मोर मिल रहा है। तो यानी आप जो लेबर बढ़ा रहे हैं उससे आपको मजीद जितनी प्रोडक्शन पहले मिल रही थी उस 10 लेबर से, वही 10 और लगाने से आपको उतनी नहीं उससे ज़्यादा मिल रही है। यानी टोटल देखा जाए तो 120 हो गई, और मार्जिनल देखा जाए अगर चेंज देखा जाए तो 50 और 120 का 70 चेंज होगी। तो ये पोर्शन आपका इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट होता है। इसके बाद जो ये पोर्शन है ये भी आपको ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन आपको ये दिखा रहा है कि ये इंक्रीजिंग विद एन डिक्रीजिंग रेट है। ये यूं है, मतलब अगर आप कहें कि अगर आपको ये नजर आ रहा है कि यूं जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट है, अगर वो यूं जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग विद एन डिक्रीजिंग रेट है, और अगर कहा जाए कि वो यूं जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट कहलाता है, ठीक है। खैर, अब जो हमारी जो बात है करने वाली वो ये है कि जैसे कि आपको कि जब आप पहला कह लें आप अपना इनपुट लगाते हैं ना, तो होता ये है कि लेट सपोज जैसे कि आपके पास बहुत सारे काम हैं बट आपने लेबर एक लगाया है, तो होगा क्या कि वो लेबर लेट सपोज आपकी कोई एक मशीन की, या आप कहते हैं कि एक सुइंग जो कपड़ा टेक्सटाइल होती है उसकी वो एक मशीन को चलाता है, तो वो मशीन को ऑपरेट भी करता है, उस कारखाने को भी साफ़ करता है और सारी चीज़ों को भी करता है, वो धागे लगाना या चीज़ करना। तो ही इज़ नॉट एट इट्स बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ करनी पड़ी होगी थोड़ी थोड़ी, तो वो मुकम्मल एक चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हुआ होता। तो जैसे ही लेबर आप इंक्रीज़ करते हैं, इनिशियली होता क्या है कि आप लेबर इंक्रीज़ करते हैं, आप धागे लगाने का काम एक को दे देते हैं, सफाई का काम एक को दे देते हैं, और आप कहते हैं कि कपड़े उसको मशीन को चलाने का काम एक को दे देते हैं। तो होता क्या है कि वो स्पेशलाइज हो जाती है, तो अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उनके पास अपना अपना सेगमेंट है, उसमें वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम फर्दर नहीं होता। जैसे कि आपने अमूमन देखा होगा कि जॉब्स में भी हमें यही कहा जाता है कि यार अगर आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है तो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे ज़्यादा होगी जो कि वो थोड़े थोड़े काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें मुकम्मल जानते हैं और आप मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं, इसके ऊपर गिरफ्त रखते हैं। तो यही होता है कि जब आप इनिशियली लेबर को बढ़ाते हैं
तो आपको पिछले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लेबर जो पहले थोड़ा सा काम सफाई का करता था, आप जाके फिर कपड़े सिलते हैं, अब वो सिर्फ कपड़े सिएगा तो उसको अच्छा, और वो उसको अच्छी ग्रिप आएगी और उसकी पहले क्या कहते हैं उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अच्छा, फिर क्या होता है, क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है, यानी आपके जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँगा एक रूम है, उसमें पहले एक बंदा था बड़ा थकता था, फिर 2 आए ना, दोनों ने बांट लिया, दोनों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो और आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा है। लेकिन फिर 3 आए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि उस वक्त भी काम की गुंजाइश थी। लेकिन 3 के बाद एक लिमिटेड रूम के अंदर आपने 10 बंदे घुस लेंगे। अब 10 बंदों के साथ क्या होगा कि जो काम एक बंदा आराम से अपनी इस लाइन में करता था कि 3 बंदे यूँ करता था कि भाई ये वाला सेगमेंट मेरा, ये आपका, ये तीसरा, अब वो एक बंदा जो सही से कर लेता था, अब उसकी जगह पे 3 बंदे आ गए, तो हर कोई लड़ेगा कि भाई नहीं ये मेरा काम है, ये मैं इस तरह करूँगा, मैं उस तरह। तो तीनों जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो आपकी उल्टा प्रोडक्टिव होने का बजाय उल्टा आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाएगी। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि देखें आउटपुट आपका 0 था पहले, क्वांटिटी भी आपकी 0 थी, फिर लेबर आपने 6 हो गए, यानी कितना चेंज आया, 6 यूनिट्स का चेंज आया आपके ना, आप कह लें क्या, अगर मैं बात करूं तो आउटपुट में जो है वो चेंज कितने का आया, 6 का चेंज आया, और क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया, 30 का। ठीक है, ओके, डन है। अच्छा, फिर आपने मजीद 6 और बढ़ाए, तो अब और 6 बढ़ाए तो कितना होना चाहिए था, मतलब अगर इसे डबल कर दिए ना तो अब आउटपुट भी डबल हो जाता, तो 60 हो जाता, बट नहीं, 60 का बजाय वो 96 हो गया। तो क्या हुआ कि आपका आउटपुट, आपके जो इनपुट लगाया आपने उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या हुआ है, एक तरीके से इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग रेट है कि 6 पे आपका अगर 30 था तो 80 के 12 के ऊपर आपका 30 नहीं बल्कि 96 हो गया। तो क्या वो गैप भी नज़र आ रहा होगा कि देखिए ये गैप और ये गैप था। फिर आपने 18 लगाए तो अब देखिए 96 अगर हो चुका है तो फिर 96 का डबल हो जाना चाहिए फिर वो, लेकिन 96 का डबल नहीं हुआ। 6 आपने बढ़ाया पर यहाँ पे क्या हुआ, 96 का डबल नहीं हुआ, उल्टा ये कह लें। अगर मैं इसके मार्जिन निकालने लग जाऊँ तो 96 में से 30 अगर आप माइनस करें बचता है 66। अच्छा, इसमें से अगर आप माइनस करें तो ये कितना बचेगा आपका 60, और ये भी कितना बचेगा आपका 66। जी बिल्कुल 66। यानी आपने आउटपुट बढ़ाया लेकिन आपकी क्वांटिटी जो इंक्रीज हुई है मार्जिनली वो कांस्टेंट, मार्जिनल कांस्टेंट रहा है। लेकिन आपकी वैसे देखा जाए तो क्या हुआ कि पहले जो अचानक से 66 बढ़े थे अब भी 66 बढ़े, उल्टा आपके कहते हैं कि अब आपका ये चीज़ डबल नहीं हुई, यानी अगर ये चीज़ 96 से 96 और ऊपर नहीं गई। अच्छा, उसके बाद आप और जाएंगे नीचे तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए मार्जिनल, यानी आप कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब उल्टा क्या हो रहा है कि आपने फिर 6 बढ़ाए और अब क्या, अब कितना बढ़ा 30। तो यानी अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी आपकी मार्जिनल क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, MPL कहलाता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि देखिए अगर मैं इसको अभी मैं करता हूँ, खैर अभी तो खैर मैं सिर्फ सिंपल क्वांटिटी का चेंज निकाल रहा हूँ, और फिर 30 से अब और आप नीचे आए तो उल्टा हो गया, 192 से आपका क्या आउटपुट हो गया 150, यानी -42 हो गया। यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि इनिशियली आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ 30, पहले 30 का चेंज आया, यहाँ अगर मैं लगाऊँ ना 30 का, 30 से 66 का चेंज आया, फिर उसके बाद अगले वाले में भी आपका MPL कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद वापस गिरा, और उसके बाद गिरने के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपका नेगेटिव हो गया। तो यानी ये वही सिनेरियो है कि आपका पहले बढ़ने के बाद जब आप और आगे गए तो जैसे कि अगर मैं और लगाऊँ 18, ये अगर 12 था तो ये मेरे ख्याल में 18 हो जाएगा। तो इस पर भी आपका जो आउटपुट का चेंज आया वो आपका कितना आया 162, यानी वही चेंज जो इसका था वो इतना ही बराबर आया। अच्छा, अब आप उसके और आगे जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा 24 पे आपको नज़र आ रहा है कि देखें कि जो आपका पहले जो चेंज था उससे कम हो गया आपका चेंज। फिर आप और आगे गए फर्दर 150 पे, 24 के बाद 30, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ये कर लूँ कि उल्टा आपका आउटपुट जो है वो अब कम हो रहा है। तो होता क्या है कि यही होगा कि पहले इनिशियली जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे काम करने की बहुत गुंजाइश होगी, आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी वजह से मार्जिनल भी जो है वो आपका, और जो मार्जिनल यानी जो एडिशन होगा, यानी जो मज़ीद 6 लगाएंगे तो आप और ज़्यादा पाएंगे पिछले वाले 6 से। ठीक है, लेकिन फिर ऐसे ऐसे जब आप लगाते चले जाएंगे ज़्यादा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले वही रही, फिर और कम हुई, कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा
आपका वो रूम जहाँ पे आप ये काम करवा रहे होंगे या वो मशीन जिस पे आप काम करवा रहे होंगे, और उसके बाद अगर मजीद आप लगाएंगे 24 के बाद 30 लगाएंगे तो उल्टा जो आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे पहुँच चुकी थी, गोया कि देखें इंक्रीज तो हर जगह हो रही है लेकिन मार्जिनल कम होता जा रहा है, 60 66 फिर 30 हो गया, कम हो गया, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 192 आपका देखा जाए तो एक मैक्सिमम पॉइंट है ना, लेकिन उसके बाद आपके जब आप 30 देख रहे हैं तो 30 मजीद 6 लगाने के बाद उल्टा आपको 192 से कम आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, जो कि आप कभी भी इस रीजन के अंदर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ऐसा रीजन जहां आपकी प्रोडक्टिविटी लेबर के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा हो, वो पॉइंट वो कहलाता है हिस्सा इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। जहां प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही हो, टोटल प्रोडक्टिविटी 96 162 192, लेकिन आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर रहा हो, वो आपका कहलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लेकिन वो जगह जहां आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी गिरे और आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी गिरे, यानी ये देखें 30 और ये और आप कह रहे हैं टोटल प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, नेगेटिव हो गई, तो ऐसा पॉइंट कहलाता है डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न्स। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, ये मैंने आपको बताया जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर किस तरीके से मार्जिनल रिटर्न्स की बात आती है। और ये बात याद रखिएगा कि ये मार्जिनल रिटर्न्स की जो बात है ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक चीज़ को फिक्स रख रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिटर्न्स। रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी अब मैंने वो चीज़ रब कर दी और मैं एक नई चीज़ कराने जा रहा हूँ। वो ये है कि हम किस तरीके से इस टोटल प्रोडक्शन फंक्शन से, जो कि आपके सामने अभी नज़र आ रहा है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था कि Q इक्वल्स टू F और आप क्या कहते हैं Q इक्वल्स टू F लेबर ऑफ, ये इस तरह का हमने फंक्शन पहले पढ़ा भी था। अच्छा, इसी फंक्शन में हमने कहा कि भाई ये चीज़ फिक्स है और इस तरीके से Q फंक्शन बन गया आपका लेबर का। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई भी फंक्शन लिखा हो, यानी कोई भी इक्वेशन लिखी हो, तो दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है क्योंकि तो टोटल प्रोडक्शन कहलाता है, तो इस तरीके से एक होती है एवरेज प्रोडक्शन और एक होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या एवरेज प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं इसको। अच्छा, एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है Q डिवाइड बाई L, यानी जो भी क्वांटिटी हो उसको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ लेबर से टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दें आप, यानी आप इसको टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय एल कहें या कहें टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय लेबर। जितने लेबर्स हैं और जितनी टोटल प्रोडक्टिविटी है उसको डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अच्छा, इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, या इसको कह लें चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। यानी जितनी क्वांटिटी चेंज होगी और जितना लेबर चेंज होगा, यानी एक एडिशनल लेबर लगाने से कितनी क्वांटिटी में इजाफा या कमी या जो भी वाक्य हुई है, वो आप जब उसको डिवाइड कर देंगे आपस में तो वो कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी एडिशनल यूनिट को लगाने से क्या चेंज आया वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है उसकी इटसेल्फ। और एवरेज होती है कि ऑल टुगेदर, यानी ऐसे कि अगर 10 बच्चे हैं और मैं कहूँ कि भाई 10 के 10 बच्चों ने कुछ ने 5 मार्क्स लिए, कुछ ने 10 मार्क्स लिए, तो जैसे 5 ने 5 मार्क्स लिए और अगले 5 ने 10 मार्क्स लिए, तो क्या होगा कि टोटल मार्क्स कितने होंगे, जिन्होंने जो 5 ने 5 मार्क्स लिए हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे 25, 5 5 और जो अगले 5 उन्होंने 50 मार्क्स लिए तो 50 और 75, ये कितने बन जाएंगे आप क्या कहते हैं टोटल 50 और 25 वाले दोनों मिलकर बन जाएंगे 75। तो 75 को आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, अगर टोटल कितने बच्चे थे 10, तो 7.5 जो आया वो आएगा आपका क्या एवरेज प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई जब तक के 9 बच्चे थे तो क्या था, तो आपको पता है कि आखिरी के 5 बच्चों ने जो है 10 मार्क्स लिए थे, तो लेट सपोज अगर 9 बच्चे थे तो इसका मतलब क्या है कि शुरू के 5 बच्चों ने कितने लिए 5 मार्क्स, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, 5 बच्चों ने 5 मार्क्स लिए और बाकी को उसके बाद छठे बच्चे ने 10 लिए, 7वें बच्चे ने भी 10 लिए, 8वें बच्चे ने भी 10 लिए और 9वें बच्चे ने भी 10 लिए। और इसको आप जो है डिवाइड कर रही और कितने भी बच्चे होते हैं ये अभी हम बाद में बात करते हैं। तो देखिए अगर आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये कितने बच्चों के मार्क्स हैं 9 बच्चों के, तो 40 ये और 25 ये कहलाएगा आपको क्या कहते हैं 65, तो ये कहलाएगा आपका टोटल प्रोडक्टिविटी उस वक्त तक की थी। और कितने बच्चे थे मैं लेवल ले रहा हूँ 9। अब अगर एडिशनल 10वां बच्चा आता है और वो 10 मार्क्स लेता है तो क्या हो जाएगा टोटल प्रोडक्टिविटी 75 और बच्चे कितने लेंगे 10, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी
चेंज कितना आया दोनों में, तो इसमें कितना चेंज आया 10 का और इसमें कितना चेंज आया 10 - 9 1 का। तो ये क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई कि उस एडिशनल बच्चे के आने से कितना बढ़ा, 10 यूनिट्स बढ़ा। और अगर आप यही बात आप एवरेज में करते तो हम क्या कहते हैं 7.5 यूनिट्स है हर किसी के लिए, क्योंकि टोटल तो 75 होगा तो डिवाइड करेंगे डायरेक्ट आप 10 से तो आपको याद है। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है कि ऑल टुगेदर जितना भी हो जाए, किसी ने कम लिया हो ज़्यादा लिया उसकी कोई बात नहीं होती, जितने भी जिसने प्रोड्यूस किया हो सबका ऑन एवरेज के भाई 5.5 यूनिट एक लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, भले ही कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम मार्जिन की बात करते हैं कि हर एडिशनल यूनिट आपको क्या दे रहा है, ठीक है, और यही बड़ा एक अच्छा अहम कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है वो हम अभी इस प्रोडक्शन फंक्शन से देखेंगे। देखिए कोई भी पॉइंट, जैसे कि लेट सपोज ये पॉइंट कह लें, अगर आपको इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखनी हो, इसके एवरेज प्रोडक्टिविटी देखनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आप ऑरिजिन से एक लाइन कनेक्ट करें इससे, ये आपने कर दी। तो ये जो आपने लाइन कनेक्ट करी है ना, मतलब इसको अगर मैं तरीके से बनाना चाहूँ जो कि मेरी बनती नहीं है खैर, तो ये बनेगी इस तरह, ठीक है। ये कहलाती है एवरेज प्रोडक्टिविटी, यानी आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी की लाइन है। अमाउंट नहीं पता आपको, अमाउंट तो लाजमी है, जब आपको यहाँ दी हुई होगी तो आप एवरेज प्रोडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन असल में हमें ये देखना है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट भी आता है, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर आप और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर आपको किसी भी चीज़ की निकालनी हो तो हमेशा से रूल है कि उसके उस पॉइंट के अगेंस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करना, ये टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, उस पॉइंट के साथ बिल्कुल जस्ट टचेस द लाइन करके आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना। अब ये टेंजेंट और इस टेंजेंट को जब अगर आप बढ़ाएं तो एक ये यूं जा रही है और एक ये यूं जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लाइन जो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की लाइन है, ये वाली एम्पियर, और ये वाली लाइन जो कि एवरेज प्रोडक्टिविटी की लाइन है, तो ज़्यादा स्टीप कौन सी आप क्या कहेंगे, दिस वन, ये ज़्यादा स्टीप है। स्टीप और फ्लैटर का कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती जाएगी लाइन उतना ही ज़्यादा फ्लैटर होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा स्टीपर वर्टिकल होती जाएगी उतना ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा। तो ये ज़्यादा स्टीपर है बमुकाबले इसके, और जितना ज़्यादा स्टीपर उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू, यानी उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये स्लोप्स है ना प्रोडक्शन फंक्शन के, और जितना ज़्यादा स्टीप उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी। तो एम्पियर का स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा और एपीएल उतना ही कम होगा, क्योंकि ये स्टीप नहीं है, फ्लैट है, ये स्टीप है। इट मीन्स अगर बात करी जाए कि जितना ज़्यादा स्टीप होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा और एम्पियल ही कम, यानी एपीएल यहाँ पे फ्लैट है और एम्पियल यहाँ पे स्टीप है, यानी एम्पियल बड़ा है एपीएल से, यानी एल नॉट पॉइंट के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि एपीएल जो है वो कम है और एम्पियल आपका ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लेट्स सपोज आप यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ आप एक लाइन लेकर जाए, ठीक है। तो इसमें भी कभी इम्कान है कि जब आप आगे जाएंगे तो आपका ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, तो अभी भी आपका एम्पियल जो है वो ज़्यादा है और एपीएल आपका कम है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पॉइंट अब आप ले लें तो जब आप यही लाइन को यहाँ से आप लेके जाएंगे कनेक्ट करते हुए, तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपको बराबर नज़र आ रही हैं ऑलमोस्ट, यानी देखें कि अगर मैं इसको यूँ करूँ और या इसको यूँ करूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके इंक्रीज होते होते हैं कि पहले आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखें, यहाँ ज़्यादा स्टीप था, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ बहुत थोड़ा कम रह गया, दोनों का फर्क बहुत थोड़ा कम रह गया, ठीक है, और यहाँ आके दोनों बराबर हो गए। जबकि अगर आप ये पॉइंट की बात करें जो कि इन दोनों के बराबर होने के बाद का पॉइंट है, इस पर क्या हो रहा है कि जो लाइन है एम्पियर की वो ये रही और इसकी लाइन क्या है वो ये, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन आ गई। तो अगर आप कोई मुझसे बात करे कि भाई ज़्यादा जो है वो आप कहते हैं कि स्टीपर कौन सा है और ज़्यादा फ्लैटर कौन सा है, बल्कि इससे ज़्यादा मुझे अच्छा जो है ना यहाँ समझ आएगा इस पॉइंट के ऊपर कि अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो देखिए, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को कट करता हूँ आपके इस पॉइंट को, यहाँ पे क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा तो उसको मैं मिटाया था, इस पॉइंट को मिटाया था। तो देखिए यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह है और ये इस तरह है, तो ये ज़्यादा स्टीपर है या ये ज़्यादा स्टीपर है, आप लाजमन आप कहेंगे ये तो ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, ये ज़्यादा स्टीपर है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यानी अब एपीएल बड़ा हो गया है और एम्पियर अब आपका छोटा हो गया, यानी इन दोनों के मैक्सिमम पॉइंट से, यानी जब दोनों बराबर हों
दोनों की रेस, एक की रे एपीएल की और एमपीएल की दोनों के बराबर हो स्लोप, उससे पहले एमपीएल आपका जो है वो बड़ा रहता है एपीएल से, और उसके बाद एपीएल एमपीएल के बराबर हो जाता है, एपीएल एमपीएल के बराबर आता है। ये कब होता है कि देखें अभी आपको क्या नजर आ रहा था कि हमने पहले ये पॉइंट बनाया था, इसके बाद लाइन थोड़ी और ऊपर गई थी, यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, पहले यहाँ पर आई थी, फिर और ऊपर गई थी, यहाँ पर आ गई थी, इसके बाद ये वापस नीचे आ गई, एपीएल की लाइन यूज आ रही थी ऊपर, और फिर ये वापस इस वाली लाइन के पास से नीचे आना शुरू हो गई एपीएल की लाइन, यानी यहाँ भी बनाएंगे तो आपको ये लाइन आपको और नीचे नजर आएगी। तो यानी एपीएल की लाइन पहले ऊपर गई थी और यहाँ पॉइंट पे भी थोड़ी ऊपर की तरफ एंगल बन रहा था, फिर एंगल यहाँ आके फिक्स हुआ, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट था, कैसे यानी ऊपर जाने का इसका मैक्सिमम पॉइंट था, इसके बाद से वापस रिटर्न हो गया, तो ये एपीएल का मैक्सिमम पॉइंट था। और हमारा मानना ये है कि एपीएल के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपीएल बराबर होता है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर एपीएल और एमपीएल दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद एपीएल जो है वो आपका बड़ा, आपका क्या कहते हैं, एपीएल आपका बड़ा हो जाएगा और एमपीएल उससे छोटा हो जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है किस तरीके से, क्योंकि देखें कि एपीएल जो है वो आपका मैक्सिमम तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हर पॉइंट के बाद इस मैक्सिमम के बाद वाले पॉइंट पे एमपीएल आपका जो है वो आपको कहते हैं कि छोटा रह जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नजर आया फ्लैट और स्टीप से कि एमपीएल यहाँ पे जो है वो फ्लैट है और एपीएल स्टीप है, तो एपीएल की वैल्यू बड़ी होगी और एमपीएल की वैल्यू छोटी होगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट मैं आपको बनाता हूँ मैक्सिमम पॉइंट आपका, जो कि कहलाएगा L1 लेट सपोज, और ये वाला पॉइंट मैं कहलाया हूँ आपका L2। तो आपको क्या नजर आएगा कि देखें L1 पे तो आपको लाजमी सी बात है, क्या कहते हैं, क्या है, मैं कह दूँ लेट सपोज दोनों अपने ये मैक्सिमम है एपीएल का और इसी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एपीएल मेरा ये है कि इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इस मैक्सिमम पॉइंट से पहले एमपीएल ज्यादा होगा एपीएल से, तो क्या मतलब वो एमपीएल ज्यादा होगा एपीएल से, यानी ये कुछ यूं होगा, यानी हर पॉइंट के ऊपर जब आप बात करेंगे तो एपीएल आपका कम होगा और एमपीएल आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि ये एपीएल आपका कम है और एमपीएल आपका ज़्यादा है। और उसके बाद ये मैक्सिमम के ऊपर क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल ये वाले पॉइंट पर आपको नज़र आ रहा है कि यही एपीएल भी और यही एमपीएल भी। और इसके बाद हमें क्या नज़र आया कि एपीएल आपका जो है वो बड़ा होगा और एमपीएल छोटा होगा, यानी कि वो इसके अंदर से आएगा। अब क्या होगा कि जैसे कि देखें अगर मैं ये वाला लेवल का पॉइंट लेता हूँ तो एमपीएल कम हो जाएगा मेरा और एपीएल मेरा ज़्यादा होगा, और उसके बाद यहाँ से ये होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ एम्पियर आपका जीरो हो जाएगा, सही है, यानी जीरो का मकसद ये कि एकदम कांस्टेंट, ये वाला पॉइंट बिल्कुल देखें आप कहते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर आप इसको टाइम दें, तो ये कांस्टेंट है आपका यहाँ पे स्लोप ना, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, फ्लैट हॉरिजॉन्टल हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, तो ये पॉइंट जीरो वाला होगा। और इसके बाद क्या होगा, ये उल्टा आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव शक्ल इख्तियार कर गया, यानी अब पॉजिटिव स्लोपिंग था यहाँ पे, यहाँ आते आते नेगेटिव स्लोपिंग हो गया, तो नेगेटिव स्लोपिंग का मकसद है ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं इसकी शक्ल पॉजिटिव ही, एपीएल की पॉजिटिव ही शक्ल रहेगी, चाहे आप कहीं भी, चाहे आप यहाँ भी ले जाएंगे ना तो भी एपीएल पॉजिटिव ही रहेगा, जबकि एमपीएल आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसलिए एमपीएल नेगेटिव हो जाएगा और एपीएल आपका पॉजिटिव ही रहता है, भले ही कम क्यों ना हो जाए, जैसे कम हो रहा है जी यहाँ पे ही पहुंच जाएगा तब भी वो इससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ करने का ये तरीका है कि इससे हमें पता चलता है कि पहले, यानी आप पहले कहते हैं उन पोर्शंस के ऊपर इस मैक्सिमम से पहले एमपीएल बराबर, एमपीएल जो है वो ग्रेटर देन रहता है एपीएल से, और इस पॉइंट के बाद जहाँ एमपीएल बराबर होता है एपीएल के मैक्सिमम के बराबर होता है, और उसके बाद ये पॉइंट एमपीएल जो है वो छोटा हो जाता है एपीएल से, ठीक है। ये टेबल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था, इसकी कोई ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि ये जब हम अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से एपीएल और एमपीएल दोनों आपके किस तरीके से फंक्शन फॉर्म होता है और किस तरीके से शक्ल बनती है। कोई भी एवरेज, कोई भी मार्जिनल होगा वो इसी तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसका शुरू में इनिशियल के अंदर जो है वो अगर आप उसका उलट ले लें, यानी आप कॉस्ट की बात कर लें, तो कॉस्ट में आप अक्सर हमेशा देखेंगे कि आपको कुछ यूँ नज़र आएगा कि पहले जो है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि वो डिमिनिशिंग उल्टा है इसका, और फिर ऐसे ऐसे जब आप आगे चले जाएंगे तो एमपीएल आपका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और एपीएल आपका कम हो जाएगा। ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन में होता है जब इसका बिल्कुल उलट हो जाता है,
तो अभी अगर आप ऐसे किसी भी कर्व को देखेंगे तो हमेशा यही बिहेवियर रहेगा उसका कि वो एम्पियर पहले ज़्यादा होगा, फिर मैक्सिमम होगा, उसके बाद मैक्सिमम पे दोनों बराबर होंगे। मैं एम्पियर के मैक्सिमम पे, एम्पियर के मैक्सिमम पे कुछ नहीं होता है, एम्पियर के मैक्सिमम के ऊपर भी आपका जो एपीएल है वो आपका जो है वो कम ही होता है, लेकिन एपीएल के मैक्सिमम के ऊपर, जो कि ये हमने मैक्सिमम बताया था, उसके ऊपर जो है वो एम्पियर आपका बराबर रहता है, फिर वो डिमिनिश हो जाता है। और कॉस्ट में इसका उलट हो जाता है, क्योंकि शक्ल ही इसकी उलट हो जाती है, तो सारा फंक्शन उलट हो जाता है कि एम्पियर शुरू में इस मैक्सिमम मिनिमम मेन पॉइंट के ऊपर जब दोनों बराबर हो उससे पहले एपीएल छोटा होता है, एम्पियर छोटा होता है एपीएल से, फिर एम्पियर बराबर हो जाता है एपीएल के मिनिमम से, और फिर एपीएल जो है वो बड़ा होता है और एपीएल जो है वो छोटा होता है एम्पियर से। ठीक है, तो ये वो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा देखें, अब बात आती है, हम एक जो चीज़ पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम आइसोकॉन क्या चीज़ होती है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कंज्यूमर साइड के ऊपर आपने पढ़ा होगा क्या, इंडिफरेंस कर्व, बिल्कुल वैसे ही जो है वो आपका यहाँ पर कह लेंगे, कहते हैं आपके पास होता है आइसोकॉन, और इसी तरीके से एक चीज़ होती है आइसोकॉस्ट, जो कि वहाँ पे आपने बजट लाइन पढ़ा होता है कंज्यूमर में। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि आप अपने गुड्स के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से ऑल्टर करें कि आपको जो है वही मैक्सिमम यूटिलिटी मिले जो आप चाह रहे हैं। यानी अगर आपको जैसे 10 यूटिलिटी चाहिए तो आपके पास वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे जिनसे आप वो 10 यूटिलिटी हासिल कर सकते होंगे। यानी या तो सारे मैंगोज लेने, बनानाज ना लें, या फिर थोड़े मैंगोज ज़्यादा बनानाज, या फिर ज़्यादा मैंगोज थोड़े बनाना, इस तरह से कॉम्बिनेशंस करते रहें। और कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनते हैं कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ को लाजमन कम करेंगे अपनी उसी यूटिलिटी को हासिल करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आइसोकॉन का भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन है तो यहाँ लेबर और कैपिटल की बात आ जाती है कि यानी प्रोडक्शन करने के लिए आपको किस तरीके से अपने इनपुट्स को वेरी करना है और उसी आउटपुट को बनाने के लिए। यानी हो सकता है कि एक लेबर लगा के आप 2 कैपिटल लगाएं तो भी बन जाए, या क्या पता 2 कैपिटल और 1 लेबर लगाएं तो भी आपका जो है वो वही आपको आउटपुट मिल जाए। तो बेसिकली जब इसकी शक्ल की बात आती है तो देखिए होता क्या है कि एक जगह लिखा होता है लेबर और एक जगह लिखा होता है कैपिटल। और चूंकि ये हमें मालूम है कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी बनानी है तो आपको अगर एक चीज़ आप इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को लाजमी ज़्यादा डिक्रीज करेंगे ताकि आप उसी गिवन क्वांटिटी पर रहें। तो जो शक्ल आप देखेंगे वो बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह होती है, ऐसे ये इस तरह। ये 3 मैंने आपको आइसोकॉन बनाकर दिखाएं, ये कहलाएगा आइसोकॉन 1, आइसोकॉन 2, आइसोकॉन 2। यानी आप पॉसिबल है कि आप कह लें K1 और L1 आउटपुट से यूनिट्स ऑफ लेबर से और K1 यूनिट ऑफ कैपिटल से आप ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दें। अच्छा, ये क्वांटिटी क्या होगी, लेट्स सपोज 20, और यही क्वांटिटी आप K2 यूनिट्स और L2 नंबर ऑफ लेबर से हासिल कर लें, या फिर आप वो L3 यूनिट्स और K3 नंबर ऑफ कैपिटल से हासिल कर लें। यानी आप क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप लेबर को गिरा रहे हैं वैसे वैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आप क्वांटिटी कैपिटल की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और आप उसी 20 के ऊपर फिक्स हैं। अगर आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है तो फिर क्या होगा, आप दोनों चीज़ों को बढ़ा दें, लेट सपोज। यानी आपने जो है वो अगर ऊपर हायर लेवल पे जाना है तो आप, अगर मैं कहूँगा कहते हैं कि भाई कैपिटल यही है, तो आप इसी कैपिटल और इसी लेबर के साथ आगे नहीं जा सकते, आपको एक न एक चीज़ बढ़ानी ज़रूर पड़ेगी। या तो आप दोनों चीज़ें बढ़ाएं और आप यूँ करके चले हैं ये, या अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे कैपिटल यही रखना है, लेट सपोज शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में कैपिटल अगर आपने फिक्स किया हुआ है तो आप आगे कैसे जा सकते हैं, आप आगे ऐसे ही जा सकते हैं कि आप लेबर को बढ़ा दें, एल डैश कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे से आगे जाते जाएंगे जैसे ही आप अपनी क्वांटिटीज़ को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर एक क्वांटिटी को कम करके दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आप अगर उसी को चीज़ को रखेंगे, यानी जितनी आपने एक अगर आपको वही क्वांटिटी रखनी है तो आप अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी को इतना गिराएंगे, दूसरे कैपिटल की क्वांटिटी को, या अगर लेबर को बढ़ाया है तो कैपिटल की क्वांटिटी को, कि ताकि आप वो उसी के ऊपर मेंटेन रहें। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि कन्वेक्स टू ऑरिजिन का क्या मकसद है। तो ये बहुत गौर से समझिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होते हैं, यानी इसकी शक्ल यूँ क्यों होती है, इसकी शक्ल यूँ क्यों नहीं होती। भाई सब्स्टिट्यूशन है ना, कम तो इसमें भी हो रहा है। ये देखें कि ये चीज़ मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये बढ़ रही है, और मैं नीचे कर दूंगा ये तो ये और बढ़ जाएगी।
तो ये बनाते, ये क्यों बना रहे? तो देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कॉन्वेक्स होने का, कि मैं लिख देता हूँ कि वाई इट इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। आई होप क्या कहते हैं कि आपको कॉन्वेक्स का मतलब तो पता होगा, राइटिंग तो मत जाइएगा। खैर, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन का जो मकसद है वो ये होता है कि इसका शेप न्यू क्यों है, यानी ये ऑरिजिन की तरफ बाउट क्यों है, बेंड क्यों हुआ है। और कॉन्केव होता है बेसिकली ये ऐसा, जो ऑरिजिन से बीच के अंदर अगर आप ये लाइन देखें तो ये आपको जो है दूसरी जगहों से और कंपेरेटिवली उठा हुआ होता है। तो ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बनाया। देखें, चूंकि कैपिटल से लेबर की सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी लेबर से कैपिटल की सब्स्टिट्यूशन कैसे, कि आप क्या कर रहे हैं कि कैपिटल को कम कर रहे हैं और लेबर को लगा रहे हैं, यानी क्वांटिटी वही प्रोड्यूस करने के लिए आप लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कि जहाँ लेबर लगता था मैं लेबर को हटाया तो कैपिटल लगाया। तो होगा क्या कि लेट्स सपोज दो इंडस्ट्रीज हैं और आपने एक इंडस्ट्री के अंदर ये टेक्निक अपनाने लग गए कि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है, आप एक इंडस्ट्री है आपकी, कह लें क्या कहते हैं, दो इंडस्ट्रीज है मुल्क में, लेट्स सपोज एक स्टील बनाती है और एक क्लॉथ बनाती है। जैसे ही स्टील वाले ये सोचते हैं, लेबर के अंदर ये बड़ी अच्छी एग्जांपल समझ आती है, लेबर्स की बात अगर हम करें कि लेट्स सपोज आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप यहाँ पर थे और L1 यूनिट्स और K1 थे। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कहते हैं ये स्टील की कंपनी है और वो बोलती है कि यार मैं जो है वो अब मैं लेबर ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो जब दो ही इंडस्ट्रीज़ हैं और इन्हीं दोनों के अंदर लेबर सारे लगे हैं, तो क्या होगा, क्लॉथ से उठ के स्टील में लेबर्स आएंगे। लाजमी सी बात है, क्योंकि सिर्फ दो ही तो हैं मुल्क में, सारे लेबर यही तो लगे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हुए कुछ बाकी यहाँ लगे हुए। तो अगर आप स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं मैं लेबर ज़्यादा लगाऊंगी, तो उससे क्या करना पड़ेगा, अपने क्लॉथ की इंडस्ट्री से लेगी। अच्छा, तो क्लॉथ की इंडस्ट्री से आपको सोचें सबसे पहले कौन आएगा क्लॉथ की इंडस्ट्री से स्टील में, वो आएगा जो क्लॉथ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता होगा, वो स्टील में थोड़ा उसको ज़्यादा स्पेशलिटी होगी, तो वही सबसे पहले क्लॉथ से भागेगा जो कि क्लॉथ में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जब वो क्लॉथ से भागेगा तो होगा क्या कि वो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा जो कि वो क्लॉथ में दे रहा हो, क्योंकि क्लॉथ उसको इतना अच्छा नहीं आता हो। लाइक दो इंडस्ट्रीज हैं तो दोनों में से किसी एक में स्पेशलाइज होंगे, तो हो सकता है किसी वजह की बुनियाद से वो स्टील में ना हो, और अब क्योंकि स्टील ने जगह निकाली है लेबर्स की, तो सबसे पहले तो वही भागेंगे जो स्टील के अंदर अच्छे होंगे, क्लॉथ में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जैसे ही वो स्टील में जाएंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का मकसद ये कि अगर आप एक लेबर भी वहाँ से लेंगे तो वो आपके कई यूनिट्स ऑफ कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी जो कैपिटल आपको जो काम देता होगा वो सारा आपको जो है वो एक लेबर दे देगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होगा। फिर और मजीद आप लेबर निकालेंगे तो लाजमी सी बात है अब कौन से लेबर निकलेंगे, जो कि उन पहले वाले जो निकले थे उनसे कम प्रोडक्टिव होंगे स्टील के अंदर। तो जब वो आएंगे तो वो एक लेबर मजीद आपको कैपिटल को और कम करेगा, पर उतना नहीं करेगा जितना कि सब्सिट्यूट, उतना नहीं करेगा जितना कि पहले वाले में करेंगे, पहले वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव था स्टील में। फिर आखिर में कह लें वो लोग आएंगे इनके बाद जो और ज़्यादा मज़ीद कम स्टील में अच्छे होंगे, क्लॉथ में ज़्यादा अच्छे होंगे बनिस्बत उन पहले वालों के। तो जब वो आएंगे तो आपका वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे पर कम, और इस तरीके से एक आखिरी पॉइंट ये आएगा कि जहाँ आप समझ लें कि जो अब लेबर आएगा आखिरी वाला वो आएगा जो इस क्लॉथ में स्पेशलाइज होगा, लेकिन स्टील में सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से आएगा क्योंकि स्टील ने जॉब्स खोली और क्लॉथ ख़त्म कर रहा है, क्लॉथ कैपिटल हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना सा एडिशन कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करेगा और एक लेबर एडिशन करके इतने सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसलिए कॉन्वेक्स होता है कि सब्स्टिट्यूशन आपकी जो है जैसे जैसे लेबर बढ़ता जाता है डिक्रीज होती जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी लेबर की, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आपको जो है कैपिटल सब्स्टिट्यूट करने को मिलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया वही मेन एक चीज़ है कि जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाएंगे होगा क्या कि ज़्यादा वो लोग बाहर निकल रहे होंगे जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, और उनकी वजह से जब वो वापस आपके आके जो है वो स्टील में जाके मतलब इस इंडस्ट्री में लगे होंगे, यानी ये लेबर यहाँ आ रहा होगा, तो जो लेबर एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इतना अच्छा कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप कम से कम लेबर कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते होंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ लेबर, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स होगा। क्योंकि अगर तो ये दोनों बराबर होते हैं
यानी कि आपने एक लेबर को छोड़ा, आपको इतना ही कैपिटल जाना पड़ा, आपका लेबर दूसरा भी छोड़ा, तीसरा भी, तो सब में बराबर होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता। लेकिन ये इस तरह क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये मैंने बना दिया। अच्छा अब जब आप देखेंगे अगर ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी। वो चीज क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके आइसोकॉन्ट कर्व्स है, यानी ये आइसोकॉन्ट कर्व वही आइसोकॉन्ट कर्व है जो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन हम जहां तक के देखते हैं इस कर्व्स को, हम वो वाला पोर्शन लेते हैं जो कि नेगेटिवली स्लोप हो, यानी लेट सपोज ये वाला पोर्शन लेते हैं, यहाँ से लेके आप कह लें यहाँ तक, ये हमारा जो है वो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि देखिए जी ये आ गया, यानी यहाँ से हम कहते हैं कि ये रहा आइसोकॉन्ट एक, ये रहा आइसोकॉन्ट एक, ये रहा, इसके ऊपर आपकी कम क्वांटिटी होती है उस पर ज़्यादा होगी और उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा होगी। पर होता क्या है कि ये असल शेप इनका ये होता है। क्यों, किस तरीके से ये होता है कि जैसे जैसे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आप कहते हैं कि लेबर की अगर कम होती जाती है, यानी जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से आप कम से कम आप कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर पा रहा था। तो एक टाइम आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ से होते होते आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, और उसके बाद जो एडिशनल लेबर आएगा वो उल्टा आपको क्या कर रहा होगा, वो लेबर आपको जो है उल्टा आपकी प्रोडक्शन को गिरा रहा होगा, यानी वो प्रोडक्शन को आपकी बढ़ाएगा नहीं, यानी वो उल्टा सब्स्टिट्यूट के बजाय, जैसे कि सब्स्टिट्यूट करा कैपिटल को, वो उल्टा आपका जो है वो आपको कह लें उल्टा आपको पीछे लेके जा रहा होगा, यानी आपकी क्वांटिटी को उल्टा और मजीद गिरा रहा होगा, यानी आपको इससे भी नीचे ले जाएगा। तो अब होता क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद, इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर आने के बाद अब मजीद सब्स्टिट्यूशन की गुंजाइश नहीं रहेगी, बल्कि अगर आप और लेबर लगाएंगे तो उल्टा आपका जो आउटपुट है टोटल वो गिरने लग जाएगा, जो कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा था। तो उस प्रोडक्शन फंक्शन की गिरने की वजह से, आउटपुट गिरने की वजह से होता क्या है कि ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है। और यहाँ से ये किस तरीके से, यूं किस तरह होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो कि सब्स्टिट्यूशन की थी, कैपिटल अगर जो है वो आपका बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, यानी कैपिटल भी अगर आप जो है वो मजीद लगाते जाएंगे तो एक टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और एडिशनल कैपिटल लगाने पे विद द गिवन अमाउंट ऑफ लेबर आपकी क्वांटिटी गिरने लग जाएगी। अच्छा मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या नजर आ रहा है। क्योंकि देखें ये शेप आपका जाते जाते यूं हो जाएगा और ये अपवर्ड स्लोपिंग और ये पूरा का पूरा एक कर्व बन जाएगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो अब शॉर्ट रन में आपको देखें आपको क्या नजर आ रहा होगा कि ये मैं कहता हूँ ये मैंने कैपिटल फिक्स कर दिया इस पॉइंट पर, मेरा लेबर पहले इतना था, मैं उसी गिवन अमाउंट के साथ मैंने ज़्यादा लेबर लगाया तो मैं कहाँ गया, उससे ऊपर वाले आउटपुट के ऊपर आ गया, और मैंने लगाया तो मैं और आगे आ गया। लेकिन चूंकि डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, अभी हम लेबर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल कांस्टेंट रख दिया है, तो लेबर क्योंकि डिमिनिशिंग होती है तो कम होते 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 तो यहाँ तक कि तो पहुँच जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा एडिशन आउटपुट दे ही रहा होगा, जैसे कि वहाँ भी वो दे रहा था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाने का आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उल्टा आपका आउटपुट कम होने लगेगा ज़्यादा लेबर लगाने से। वो कैसे, वो ऐसे कि आप इस सेक्टर को छोड़ दें, मतलब क्योंकि इसके अंदर ही मजीद होंगे, वैसे मैं कर देता हूँ चलें। तो ये लें, आपने और लेबर लगाए, आप और आगे आ गए, आपने और लेबर लगाए, आप इस 40 से 50 पे आए और इस 50 से 60 पे आए, आपने और लेबर लगाए और आप इस 70 वाले पे भी आ गए। लेकिन अब क्या होगा, अब आप मजीद अगर लेबर लगाएंगे तो आपको क्या होगा, उस कैपिटल में रहते हुए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका लेबर लगाने के बावजूद आपको वो लेबर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देगा और आप उसी आउटपुट के ऊपर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप जब मजीद लेबर लगाएंगे तो ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जब डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न्स उस वक्त आता है कि जब आपको वो उल्टा आउटपुट को कम करने लग जाते हैं, और जब वो कम करने लग जाएगा तो क्या होगा, आप वापस किस वाले आउटपुट के ऊपर पहुंच जाएंगे, इस 60 पे, ये 60 वाली लाइन थी, और अगर आप मजीद लेबर लगाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस 50 वाले आइसोकॉन्ट पे, और लगाएंगे तो आप 40 वाले पे, और फिर 30 वाले पे, 20 वाले पे। ये आपको क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे
आप ज़्यादा लेबर इंक्रीज करते जाएंगे अगर विद द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न की बात आती है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे एक टाइम आएगा कि आप उल्टा आउटपुट बढ़ने के बजाय आपका उस फिक्स कैपिटल के बाद आपका आउटपुट जो है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या एक और सीखेंगे कि देखें, अगर आपको अब, क्योंकि हमारा अभी तक ये मानना था कि भाई अगर आपको आउटपुट को उसी के ऊपर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को कम करना पड़ेगा, अगर दूसरी चीज़ आप बढ़ा रहे हैं तो फिर उसको कम करना पड़ेगा ताकि आप उसी आउटपुट के ऊपर रहें। लेकिन अगर आप लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 मिनट ज़रा मैं आपको मैं इस एग्जाम्पल का आपको एक पॉइंट नोट कर लूँ ज़रा, फिर मैं उसी से आपको समझाता हूँ कि अच्छा, तो मेरा कहना ये था कि एक चीज़ तो हमने ये पढ़ ली, और दूसरा ये कि अगर आपको अपने उसी लेवल ऑफ आउटपुट पर आना है तो उल्टा आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप, अगर आप हम यहाँ से आगे आ गए, यानी एक पॉइंट तो ये हमारा तो वो सेक्शन हो गया, यहाँ से लेके कहाँ गया वाला सेक्शन, मेरे ख्याल में से बढ़ गया यहाँ तक के सेक्शन का, कि ये वाला वो सेक्शन है यहाँ से लेके कि जो कि आपका नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद अगर आपको मज़ीद अपने उसी लेवल के ऊपर रहना है, यानी 30 के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको खाली लेबर नहीं बढ़ाना होगा, आपको लेबर के साथ साथ अपना कैपिटल भी बढ़ाना होगा। यानी आप एक तो लेबर बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपना कैपिटल भी बढ़ाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप उल्टा, अगर यहाँ से देखा जाए तो आप पीछे की तरफ आने लग जाएंगे, यानी आपको उल्टा आउटपुट जो है वो कम होने लगेगा। तो अगर आपको अपने आप को सस्टेन रखना है इस 30 के ऊपर, तो लेट सपोज अगर आप अपना यहाँ से आप कहते हैं कि अगर आप लेबर बढ़ा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे पहले 20 में थे, आप इस पॉइंट के ऊपर थे और ये कैपिटल था, तो अगर आपको अपना अब और मज़ीद आउटपुट बनाना है तो खाली आपको लेबर नहीं बढ़ाना, लेबर आपने बढ़ाया, और अगर आपको इसी आउटपुट के ऊपर रहना है लेट सपोज, तो आपने लेबर बढ़ाया और आप आगे की तरफ आएंगे। लेकिन आगे की तरफ आने से हो सकता है कि आप जो है वो मज़ीद आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएँ। सही है। जैसे अगर आप हम बात करें, कहते हैं कि ये वाले पॉइंट की, तो अगर आप लेबर अपना बढ़ाएं तो पहले आप इन पॉइंट्स के ऊपर हुआ करते थे और अब आप और आगे आ जाएंगे उसी के ऊपर। तो आपके लिए अगर आपको आपको आउटपुट बढ़ाना होगा, क्योंकि अब पॉजिटिव स्लोपिंग हो गया है। तो पॉजिटिव स्लोपिंग का मकसद क्या है कि पहले नेगेटिव स्लोपिंग था, एक चीज़ आपको गिर रही थी, एक चीज़ ज़्यादा हो रही थी। अब क्या है कि अब आपको हर एडिशनल यूनिट को, यानी अपने आप लेबर को बढ़ाते रहें, तो आपको साथ ही साथ अपना कैपिटल भी बढ़ाना होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट अगर आप देखें, अगर आपको अपने ही इस आइसोकॉन्ट पे रहना है, तो अगर आपको इसी आइसोकॉन्ट के ऊपर रहना है और आपने लेबर बढ़ाया, तो आपको सिर्फ लेबर नहीं बढ़ाना पड़ेगा बल्कि आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, यानी आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ रहा है और आपको अपना लेबर भी बढ़ाना पड़ रहा है, जो कि बहुत मैसअप हो गया। लेकिन जो मेन मकसद है वो ये हो गया कि मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से या डिमिनिशिंग टोटल रिटर्न्स की वजह से, जो कि लेबर बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आता है कि वो आपका लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है और टोटल प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लेबर इंक्रीज करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप उल्टा आउटपुट अपना आपका कम होता रहेगा। सही है। तो इसलिए ये शेप असल होता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी इस रीजन में प्रोड्यूस नहीं करते। वो इस रीजन को अगर मैं मिटा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो इस रीजन के ऊपर कभी भी नहीं जाते। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ इसी रीजन में काम करना है जो रीजन आपका जो है वो कह लें नेगेटिव स्लोपिंग होता है, और वो इस रीजन से बाहर आगे, वो जो अभी पहले जो रीजन बना हुआ था वो आपका कौन सा रीजन कहलाता है, वो कहलाता है अनइकोनॉमिक रीजन। क्यों? क्योंकि वो फजूल है। आपका लेबर कैपिटल इतना लग रहा है लेकिन आप उसी आउटपुट पे आ रहे हैं जो कि आपको कम लेबर में मिल सकता है और कम कैपिटल पे। तो यही आउटपुट आपको इधर आके भी मिले और आपको इतना लेबर लगाना पड़ा, तो ये वो आपका अनइकोनॉमिक रीजन है। तो आप इकोनॉमिक रीजन में रहते हो, वो इकोनॉमिक रीजन जो आपका नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एक लेंथी वीडियो है लेकिन आपका कोर्स कुछ कंप्लीट हो रहा है इसमें। ठीक है।